अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। गुज़श्ता 2 रोज से वजीर आजम का बनी गाला घर कौमी मीडिया की जीनत बना हुआ है। सवालात हो रहे हैं कि वजीर आजम के महलनुमा घर के अखराजात कहां से चलाए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के इस इल्जाम के बाद यह सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है, जिसमें जस्टिस वजूद्दीन ने इल्जाम आयद किया था कि वजीर आजम इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे। बाद में यह रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई, लेकिन आज जहांगीर खान तरीन ने तमाम तर इल्जामात की तरदीद कर दी है, यानी उनकी जानिब से डिनायल आ गया है। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे इमरान खान के साथ ताल्लुकात की नौयत जैसी भी हो, उनके साथ देरीना ताल्लुकात हो, लेकिन सच सामने आना चाहिए। सच क्या है वो अपनी ट्वीट में लिख रहे हैं कि मैंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुछ हो सका वो किया, लेकिन मैंने बनी गाला के घर का खर्चा चलाने के लिए इमरान खान को कभी एक ढेला भी नहीं दिया। अब जहांगीर तरीन साहब की तरफ से ये डिनायल आ जाना मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक इस मामले को डिफ्यूज़ भी करता है, क्योंकि बराह रास्त जहांगीर तरीन साहब और उनके साथियों से मुताल्लिक ये कहा गया था कि वो फंडिंग किया करते थे, वो इमरान खान के घर का किचन चलाया करते थे, जो यकीनन संगीन इल्ज़ामात हैं। इसके बाद जहांगीर तरीन साहब का खुद ही मैदान में आना और ट्वीट करके इन तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद कर देना, उसके बाद यकीनन जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन के इल्ज़ामात की अब क्या हैसियत रह जाती है, उस पर ज़रूर सवालात उठेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का जिम्मेदार आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों को करार दिया जाता है। यानी हमारे यहाँ जो महंगाई है वो असल में इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, दरामदी महंगाई है। वज़ीर आज़म और हुकूमती तर्जुमान हर रोज़ आलमी मंडी के आदाद शुमार कौम के सामने रखते रहे हैं, लेकिन आज हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि महंगाई कोई क़यामत नहीं आ गई। अगर 3 रुपये से बढ़कर अद्वियात की कीमत 7 रुपये तक जा पहुंची है तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इससे मुताल्लिक़ क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया। वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है कि 3 रुपये कीमत थी उसकी 7 रुपये हो गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयाँ मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपये कीमत है 7 रुपये हो गई तो क्या क़यामत आ गई। अगर किसी दवाई की कीमत 3 रुपये थी 7 रुपये होगी तो क्या क़यामत आ गई। ये पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट को हुकूमत की बेहिसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी 3 रुपये की गोली 7 रुपये होने को कोई बड़ा मसला करार नहीं दे रहे। वो ये नहीं कह रहे कि इस पर कोई क़यामत आ गई है, मगर हुकूमत के अफराद तो खुद अगर सर में दर्द हो जाए तो दर्द सर का इलाज कराने के लिए पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं जाते कि लाहौर से कराची चले जाएँ, कराची से पेशावर मूव कर जाएँ, बल्कि वो पाकिस्तान से सीधी फ़्लाइट लेकर फ्रांस पहुँचते हैं और वहाँ जाकर सर के दर्द का इलाज कराते हैं। और जो साहब जाते हैं वो वफाकी वज़ीर हैं, उनका ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, खुद हुकूमती जमात से। वो कौन साहब हैं और उनसे जब ये सवाल किया जाता है तो किस तरह सीखपा हो जाते हैं, ज़रा वो मंजर भी आपके सामने रखता है। सारे पाकिस्तानी कश्मीर के हवाले से हम एहतजाज करते रहे, ये हमें तो अजबर याद हो चुका है। हमें यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे फ्रंट गवर्नमेंट को बताना कि आपने इस हवाले से कोई इक़दाम किया, किसी से मिले, देखते हैं क्या। शहरियार आफरीदी साहब हैं, हुकूमती वज़ीर हैं, और हुकूमती वज़रा तो इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, बादशाह सवाल पूछने पर सीखपा भी हो जाते हैं, महंगाई को क़यामत ढाने से तशबीह देते हैं। लेकिन शायद हुकूमत को ये मालूम नहीं है कि आम आदमी की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत की अशिया उसकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। रोटी के 2 निवालों के तड़पते बच्चों को दिलासा कैसे दिया जाता है। अवाम को तसल्ली देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने नवंबर के पहले हफ्ते में बढ़ती हुई महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के तनाजुर में एक तोड़ निकाला, और वो है एहसास राशन कार्ड। एहसास राशन कार्ड की मंजूरी के बाद अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जानिब गामजन है, जिसके जरिए 8171 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने, जबकि ताजरों को एहसास राशन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने का कहा गया। आज 40 रोज गुजरने के बाद हुकूमत की जानिब से राशन प्रोग्राम की कामयाबी के दावे खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, जो 3 रुपये से दवा की कीमत 7 रुपये बढ़ने को कोई बड़ी क़यामत ढाना नहीं कहते। उन्होंने अपनी ट्वीट में दावा किया है कि मुल्क भर के अंदर वज़ीर आज़म के राशन प्रोग्राम में अवाम की शमूलियत का अमल भरपूर तरीके से जारी है, और अब तक 96 लाख खानदानों और 10,000 से ज़ायद किराना स्टोर्स वज़ीर आज़म के राशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि 2 करोड़ खानदानों को आटा, दाल और घी पर 30% रियायत मिलेगी। हुकूमत का दावा है कि इस प्रोग्राम से करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि 120 अरब रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च होंगे। इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात इस प्रोग्राम को हुकूमत का शानदार प्रोग्राम करार देते हैं।
मगर इस प्रोग्राम के तहत मख्तस रकम का अगर जायजा लिया जाए तो टोटल वॉल्यूम कितना है और कितने लोगों को, कितने खानदानों को ये रिलीफ मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। हमने इस हवाले से कुछ स्टैट्स इकट्ठे किए हैं, कुछ आदाद शुमार हैं और वो आदाद शुमार जरा आपके सामने रखते हैं। 13 करोड़ अफराद में से हर फर्द को 932 रुपए मिलेंगे, यानी 932 रुपए उन 13 करोड़ अफराद को मिल रहे हैं जिन टोटल 2 करोड़ खानदानों का जिक्र किया गया है। 2 करोड़ तो खानदान है लेकिन अफराद 13 करोड़ है। 932 रुपए मिलेंगे, जबकि माहाना बुनियादों पर एक फर्द पर 153 रुपए, जबकि हर आदमी को रोजाना 5 रुपए मैसर होंगे। यौमिया 5 रुपए की रिलीफ हासिल की जनरल स्टोर्स के बाहर शहरी घंटों कतारों में लगे रहेंगे। 5 रुपए की खातिर एक बड़ी मैन पावर ज़ाया होगी। एहसास प्रोग्राम अवाम को रिलीफ से ज्यादा जहनी अजियत के मुतरादिफ है, जहनी कोफ्त नहीं है तो क्या है। ये नहीं है, बल्कि जहां अवाम को 120 अरब रुपए की रिलीफ दी जा रही है, वही हुकूमत की जानिब से अवाम पर मिनी बजट के जरिए एक और सुनामी मुसल्लत किया जा रहा है। एहसास प्रोग्राम महज 13 करोड़ अफराद के लिए है, जबकि मिनी बजट का 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ 22 करोड़ की आबादी पर डाला जा रहा है। आम आदमी को अगले 6 माह तक हुकूमत को 1600 रुपए इजाफी देना पड़ेंगे, यानी 932 रुपए की रिलीफ देकर अवाम पर 1600 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाता है। यही नहीं है, बल्कि मुल्क में अशियाए खुरोनोश की कीमतें 100% तक बढ़ी हैं, जबकि हुकूमत महज 30 रुपए की सब्सिडी देकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। इनायत करके 1500 रुपए की कैंची चलाने की भी वजाहतें दी जाती हैं। आज मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन लीडर ने बयान दिया है कि सस्ते पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने की बजाय मिनी बजट वापस लिया जाए। मिनी बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी हार जाएगी। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि यह मिनी बजट हुकूमत के जियो इकोनॉमिक्स के तस्वुर के मुनाफी है और जियो इकोनॉमिक्स पर पाकिस्तान को लेकर चल रहा है तो मिनी बजट वापस लेना पड़ेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद कौम को रिलीफ नहीं दिया गया है। इस पर ऑपोजिशन लीडर भी अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो किरदार पर भी है कि दावे तो किए जाते हैं, लेकिन विद इन द पार्लियामेंट जब इस तरह अवाम का मुकदमा लड़ने की बात होती है तो ऑपोजिशन भी रेत की दीवार साबित होती है। होने क्या जा रहा है मुल्क की मईशत में? क्या रावी चैन ही चैन लिख रहा है जैसे हुकूमत कह रही है, या आने वाला दौर और भी मुश्किल होने जा रहा है? बात करेंगे साबिक वजीर खजाना माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज पाशा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ हुकूमत है वो कह रही है कि सिर्फ सर्दियों का मौसम है, गुजर जाएगा तो उसके बाद जो है अशिया सस्ती हो जाएंगी, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक तो अभी मजीद खतरे की घंटी बजा रहा है कि महंगाई कम नहीं होगी बल्कि बढ़ने जा रही है, खासतौर पे इस रीजन के अंदर, साउथ एशियन रीजन के अंदर। अब किसको ठीक तस्वुर किया जाए? क्या हुकूमत ठीक कह रही है या एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रेडिक्शन ठीक है? डॉक्टर साहब, ये इस बात पे मुनसर है कि आप ये देखिए कि जो बाहर की जो कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ पिछले 6 महीने में, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अफरात ज़र में भी इजाफा हुआ। अब आप ये देखिए कि एक वक्त हमारा अफरात ज़र की रफ्तार 8% तक नीचे आ गई थी और पिछले महीने 11.5% तक पहुंच गई। अब क्या इससे भी आगे जा सकती है? कल स्टेट बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा है कि उनका अंदाज़ा ये है कि साल का जो एवरेज होगा अफरात ज़र का, उन्होंने उससे बढ़ा दिया। पहले कह रहे थे 7 से 9%, अब कह रहे हैं 1 महीने के बाद कि ये 9 से 11% एवरेज हो सकता है। अगर ये 9 से 11% का एवरेज हो सकता है तो कुछ महीने में आप शायद ये भी देखें कि ये 11-11.5% से भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए इस वक्त कहना कि अफरात ज़र में कमी आएगी ये प्रीमेच्योर है। ये इस बात पे मुनसर है कि आने वाले महीनों में क्या बाहर की कीमतों में कुछ कमी आती है। जिस तरह कुछ अरसे के लिए तेल की कीमत में कमी जरूर आई थी ओमिक्रॉन के बाद, मगर अब फिर से उसमें इजाफा शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब देखिए, एक तरफ तो हमें इस बात का इदराक है कि हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, यानी आलमी मंडियों के अंदर कीमतें बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि शरह सूद में इजाफे से हम महंगाई को कटेल कर लेंगे। लोकली तो शायद ये बात तस्लीम की जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो तो शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का भी इजाफा हुआ है, 150 बेसिस पॉइंट्स का पहले इजाफा कर दिया गया। इसमें तो मजीद बढ़ोतरी के चांसेस नहीं? देखिए, आपके सरे सूद को जो ये बढ़ा रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि जैसे कहते हैं कि ओवरऑल जो डिमांड है हमारे इकोनॉमी में उसको किसी तरह से कम किया जाए। इसमें होता ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतासिर हो खास तौर पे, और हमारा अंदाज़ा ये है कि ये जो सरे सूद को 275 पॉइंट से बढ़ाया है बेसिस पॉइंट से,
उसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट में रियल टर्म्स में 10% की कमी आएगी इस साल। मगर दूसरी तरफ एक चीज है जिस पे लोग ज्यादा गौर नहीं करते कि जब आप सरे सूद इतना बढ़ाते हैं तो जो हुकूमत सूद की जो पेमेंट करती है अपने कर्जों पर वो बढ़ जाता है। और हमारा अंदाजा ये है कि आने वाले 6 महीनों में तकरीबन 350 अरब तक बढ़ सकता है आपका खर्चा डेट सर्विसिंग पे। तो उसके नतीजे में तो खसारा बढ़ जाएगा और उससे डिमांड में इजाफा होगा। तो सरे सूद से हमारे जैसे मुल्कों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो अंदाजा ये है कि बढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब फिर ये कैसी पॉलिसी है? एक तरफ तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। करंट अकाउंट डेफिसिट जिस पर एम्फेसिस था हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सारी की सारी तवज्जो और कोशिश इस पर बताई जाती रही कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो ये गैप मजीद बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे आप फरमा रहे हैं इससे तो ये गैप मजीद बढ़ेगा। तो फिर हम क्या इस बात पर यकीन करें कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी इकॉनमी कुछ बेहतर समत दिखा रही होगी? इस वक्त ये प्रीमेच्योर है कहना। देखिए, अल्लाह के फजल से आज एक पॉजिटिव साइन तो हमें नजर आया कि हमारे जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में, उसने 1100 पॉइंट में इजाफा देखा आज हमारे मार्केट में। ये एक पॉजिटिव चीज है, कॉन्फिडेंस में कुछ रेस्टोरेशन नजर आई है। मगर दूसरी तरफ सूद को बढ़ाने के बावजूद रुपए की कदर में आज भी कुछ कमी आई है जी। यानी कि रुपए जो है वो मुस्तकम होने से बिल्कुल इस वक्त है नहीं हो रहा है। और ये बहुत परेशानी की बात है, इसलिए कि अफरात ज़र पाकिस्तान में दो उसकी वजूहात हैं। एक बाहर के कीमतों में इजाफा डॉलर्स में, दूसरी तरफ रुपए के कदर में कमी 12 से 13% कमी आ चुकी है। तो इससे अफरात ज़र में तो इजाफा होता है। दूसरे मुल्कों में सिर्फ बाहर का इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल है। हिंदुस्तान की करेंसी में सिर्फ 1% कमी आई है। डॉक्टर साहब, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। मुझे लास्टली ये कहिएगा, जहां आपने पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी से मुताल्लिक कहा, क्योंकि अब एक बार फिर ओगरा समरी भिजवा रहा है, तकरीबन अब 11 रुपये कमी की तजवीज़ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो क्या हुकूमत वाकई ये आवाम तक पास ऑन करने की पोजीशन में होगी, या फिर अब भी जीएसटी भी बढ़ा दिया जाएगा, लेवी तो बढ़ानी बढ़ानी है, और उसके बाद इसको इस तरह से जो है वो कॉम्पनसेट किया जाएगा? हमारा अंदाजा ये है कि शायद कोई तब्दीली ना आए कीमत, इसलिए कि सेल्स टैक्स बहुत कम हो ना होने के बराबर है। एक आइटम पर है बस 10%। उसके नतीजे में रेवेन्यू का बहुत लॉस हो रहा है। और इम्कानात ये हैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद हुकूमत कुछ फ़ायदा उठा ले कीमत कम होने की। अब मार्जिन भी कुछ कम हो चुका है, इसलिए कि 82 डॉलर से गिरकर ये तकरीबन $70 पे आ चुका था, अब फिर $76 तक पहुंच चुका है। तो मार्जिन कम है और रेवेन्यू की ज़रूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद कोई कमी ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरेस्टिंगली हमने कुछ फिगर्स निकाले हैं, ज़रा उस पर थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। 22 करोड़ अफराद को 1500 अरब रुपए 6 माह के जो टीका लग रहा है महंगाई की मद में, और उसकी कंपैरेटिवली जो एहसास राशन कार्ड की मद में पैसे फराम किए जा रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि आम आदमी को रिलीफ फराम कर रहे हैं। 2 करोड़ ख़ानदान है, यानी 13 करोड़ अफराद है, और 923 रुपये यानी 6 माह के हिसाब से जाएंगे। और एक शख्स के ऊपर तकरीबन रोज़ 5 रुपये बनते हैं, जिसको सब्सिडी की मद में 5 रुपये रोज़ाना मिलेंगे 6 माह के लिए। अब कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो महंगाई का वॉल्यूम है जो बहुत ही ज़्यादा है, कंपैरेटिवली आप 5 रुपये एक आदमी को दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो क्या वाकई रिलीफ है या इससे उसकी मुश्किल में इजाफा ही होगा? हमारे हुकूमत के पास इस वक्त रिलीफ देने के लिए गुंजाइश बहुत कम है। अलबत्ता हुकूमत ने कोशिश की है, हमें इस बात को सराहना चाहिए कि देखिए कोशिश तो कर रहे हैं, मगर चूंकि जिस तरह अभी बात हुई कि बजट खसारे में इजाफा होने का खतरा है और IMF आपके पीछे पड़ा हुआ है कि प्राइमरी डेफिसिट नहीं होना चाहिए, तो हुकूमत के पास गुंजाइश कुछ कम है। और यकीनन आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि अफरात ज़र में जितना इजाफा खर्चों में हो रहा है वो कॉम्पनसेट नहीं हो रहा है इस वक्त।
और इसके नतीजे में गुर्बत में यकीनन और इजाफा होगा। इस बात का भी हमें अफसोस। बहुत बहुत शुक्रिया। इक़्तिसादी वो डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि टीटीपी और अफगान तालिबान क्या करेगा पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ तो टीटीपी से डिस्टेंस करे अफगान तालिबान और दूसरी तरफ वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन रहा है। इस पर बात होगी इस ब्रेक में। वेलकम बैक। मौसम सरमा की आमद के साथ ही अफगानिस्तान में एक बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद से आलमी बरादरी ने अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान के 38 मिलियन अफराद में से 60% को भूख का सामना है और ये सूरत हाल हर रोज बिगड़ती जा रही है। काबुल में इस वक्त 3.2 मिलियन बच्चों को शदीद गजाई किल्लत का खतरा दरपेश है। यही नहीं है बल्कि जनवरी से सितंबर 2021 के दरमियान अफगानिस्तान के अंदर 6,65,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा इस मुल्क में पहले ही अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले ये जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वो 29 लाख लोग हैं। इसी इंसानी अलमिया के दौरान तालिबान ने अमेरिका से $10 अरब जारी करने की अपील भी की है। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुंतकी ने एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में अमेरिका और दीगर ममालिक से मुतालबा किया था अफगानिस्तान के मुंजमद अरबों डॉलर्स को जारी किया जाए। इस हवाले से वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। اعلان کړی دی چې غواړي د چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري. एक तरफ तो अफगानिस्तान में ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो सर उठा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी यकीनन शदीद खदशात लाहक है। इस हवाले से तशवीश का इजहार पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान से और तालिबान की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं जिनको अगर कुछ गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस हवाले से ज़बीर साहब ने सबसे पहले तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को डिस्टेंस किया अफगान तालिबान के साथ, और उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत से मुताल्लिक कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको गैर संजीदा ही कहा जा सकता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब क्या फरमाते हैं, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। अडाना चौकाट د اسلامي نظام نمائندګي نه کوي، لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا رقم د دې نظام نه ده. سیاسي اډانه او چوکاټ د اسلامي نظام نمائندګي نه کوي، لکه څنګه چې د هغه ملک هیواد دینی مصادر کوم حکم کوي دا رقم د دې نظام نه ده. هلته خو تپل دی، هلته خو څوک حاکمیت د چا په لاس ورغلی لکه شل کله د موږ سرنوشت په لاس کې. هغه دین مهم نه دی، هغه دا مهم دی بس صرف مادي ارتقا دا ورته مهم. यानी अगर मुख्तसरन इसको सम अप किया जाए तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी वही हुकूमत है जिससे असल में अफगानिस्तान ने छुटकारा हासिल किया है, यानी उनकी सोच और पाकिस्तानी हुकूमत की सोच एक जैसी है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जाहिद हुसैन साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सर उठा रहा है, तालिबान मदद की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से उनके $10 अरब को फ्रीज़ किया हुआ है। क्या जारी इसलिए नहीं कर रहा कि कोई पीछे प्लानिंग है, कोई स्ट्रैटेजी है अमेरिका की इस पर? सूरत हाल है जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि वहाँ पे है, और जो मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ इंटरनेशनल एजेंसी उनके जो उनकी स्टडीज़ के मुताबिक जो है बात यह कि तकरीबन 92% अफगान पॉपुलेशन इस वक्त जो है उनको ज़रूरत है यानी फूड सप्लाई की। तो ये यकीनी तौर पे एक बहुत ही संगीन किस्म का एक इंसानी अलमिया मौजूद है, और अगर ये सूरत हाल को जल्दी वो नहीं करते हैं तो हालत और ख़राब हो सकती है। लेकिन एक और बात भी है कि इसमें और भी मसाइल आ रहे हैं। इस वक्त जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, तकरीबन एक अरब से ज़्यादा जो है $1 अरब से ज़्यादा उन्होंने प्लेज किया है इसके लिए। लेकिन असल जो मसला ये आ रहा है कि किस तरह से वहाँ पे ये जो इमदाद जो है वो डिलीवर की जाए, और यही मसला जो है वो संगीन बनता चला आ रहा है। कुछ तो पाबंदियाँ मतलब एक हद तक जो है हटी हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इसकी जो सूरत हाल जो ख़राब हो रही है उसको बिगड़ने से पहले, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त OIC की भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी यही जो है वो चीज़ें डिस्कस होंगी। तो जाहिद हुसैन साहब, अगर आने वाले दिनों में ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये मज़ीद ग्रेव होता है, ये कंसर्न मज़ीद बढ़ता है, तो हमारे ऊपर प्रेशर किस कदर बढ़ जाएगा फिर? यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान पे तो असर पड़ेगा,
क्योंकि अगर वहाँ पे ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है, माशी सूरत हाल ख़राब होती है, क्योंकि सिर्फ मसला जो है अफ़गानिस्तान का इस वक्त ये नहीं है कि लोगों को फूड सप्लाई वहाँ पे पहुँचे। एक और जो मसला जो संगीन डेवलप हो के आ रहा है वहाँ पे जो इकनॉमिक कोलैप्स जो बन के आ रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पिछले कई सालों से ख़ासतौर पर 2011 के बाद जो है उनका पूरा डिपेंडेंस जो था वो बैरूनी इमदाद से था। तकरीबन 70% अफ़गानिस्तान का बजट जो था वो फॉरेन एड से होता था। तो अब वो जो ख़त्म हो गया है और इस वक्त अफ़गानिस्तान की इकॉनमी इस काबिल नहीं है कि वो पूरे निज़ाम को चला सके। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जो सैंक्शन लगा हुआ है अमेरिका की तरफ से तालिबान की हुकूमत से, उस पर पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। तो ये अगर सूरत हाल ज़्यादा दिन तक रहती है तो उसके नतीजे में जो है वहाँ पे एक बड़ी आबादी का जो इनकलाब हो सकता है, क्योंकि जो भूख और इकनॉमिक कोलैप्स के बाद जो है जो लोग जो है वहाँ से जो हिजरत करना चाहेंगे तो उनका पहला जो है वो पाकिस्तान ही में आएंगे। तो पाकिस्तान पे इसका असर यकीनन पड़ेगा। और अगर अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, एक कोलैप्स करता है मुल्क, तो उसका भी असर पाकिस्तान पे बहुत गहरा पड़ेगा। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि तालिबान का मिजाज, उनका लहजा, उनके स्टेटमेंट्स कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं गुज़श्ता चंद दिनों में। सुहेल शाहीन साहब का स्टेटमेंट आया, उससे पहले ये कहा गया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान के तैयार करदा तालिबान है। और उसके बाद ये कहा गया कि असल में पाकिस्तान के अंदर वही हुकूमत मुसल्लत है कि जिस तरह की हुकूमत को हमने अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया है। तो इन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब समझा जाए? देखिए, यकीन तौर पे जो है जो इस किस्म के बयान आ रहे हैं उससे हमें तशवीश तो होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान की अगर वहाँ पे हुकूमत है, उनको ख़ुद भी अपने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इस किस्म के बयान जो है वो यकीनी तौर पे कशीदगी पैदा कर सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान। मसला ये है कि TTP वहाँ पे मौजूद है अफ़गानिस्तान में और तालिबान का ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि एक सबसे बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी तालिबान की तरफ यही है कि वो अपने खित्तों को, अपने सॉइल को जो है वो किसी भी दहशतगर्द तंजीम को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, और पाकिस्तान की तरफ से भी यही था। तो अब इस किस्म की बातें करना जो है मेरा ख्याल ये है कि इसको तालिबान के लिए भी नुकसानदाह साबित हो सकती है। तो इसका मतलब समझा जाए कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान के माबैन कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है जो पैदा हो गया है, या फिर ये समझा जाए कि ये किसी प्लानिंग के तहत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं ताकि उस परसेप्शन को डिफ्यूज किया जा सके, जो परसेप्शन पाकिस्तानी हुकूमत और तालिबान के दरमियान एक ताउन का परसेप्शन है इंटरनेशनली? नहीं, देखें, इसके मेरा ख्याल ये है कि गैर जिम्मेदारा बयान था। और देखें, एक और बात भी आती है कि TTP जो है उसका ताल्लुक अफगान तालिबान के साथ रहा है, इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि कुछ हिस्से का ताल्लुक जो है वो बराह रास्त तालिबान के अफगानिस्तान तालिबान से है। लेकिन बात यह है कि अगर उनको इस तरह से अफगान तालिबान ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकेंगे तो मेरे ख्याल वो गलत बात होगी। और जाहिर हुसैन साहब, हम अफगानिस्तान के मामले पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहे हैं। आपकी नज़र में इस तरह के क्राइसिस के पर्सपेक्टिव में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की क्या अहमियत, सिग्निफिकेंस है? देखिए, इस लिहाज से मैं वही बात कर, सबसे बड़ा जो एक लिहाज से इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, रीजनल कंट्रीज़ के लिए एक सबसे बड़ी जो है वही कंसर्न यही है कि अफ़गानिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब ना हो ह्यूमैनिटेरियन हवाले से। तो ये OIC की कॉन्फ्रेंस जो है इस बात पे ही एक लिहाज से हो रही है। इसका पूरा एक ही पॉइंट एजेंडा है, वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। तो मेरे ख्याल ये है कि ये एक अच्छा कदम है और इससे थोड़ी सी एक कोऑपरेटेड एक एफर्ट हो सकती है OIC की तरफ से और रीजनल कंट्रीज़ की तरफ से कि अफ़गानिस्तान के बहरान का हल क्या होना चाहिए। तो सिर्फ ये बात है, ठीक है, सियासत अपनी जगह पे, जो तालिबान के हुकूमत के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं वो तो हैं, बरकरार हैं, ह्यूमैनिटेरियन उसके ह्यूमन राइट्स के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, वो तो अपनी जगह पे हैं। लेकिन उसको या अगर जो वहाँ पे एक लिहाज से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको कैसे जो है डील किया जाए। मेरे ख्याल पूरा जो कॉन्फ्रेंस होगी एक लिहाज से एक पॉजिटिव स्टेप है। अब देखना ये है कि उसमें फिर क्या उसका एक लिहाज से लाएमल बनाते हैं
जो इस्लामिक ममालिक हैं। देखिए जाहिर साहब, अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सर उठा रहा है और यहाँ पर हमारे यहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ कमोबेश हर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर अफगानिस्तान एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट इशूज़ के तौर पर देखा जाता है। आज भी इस पर बहस हुई है, बात हो रही है। ये कहेगा कि TTP से तालिबान के डिस्कस करने के बाद, इन स्टेटमेंट्स के बाद हमारे यहाँ ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम कितने ज़्यादा हैं? देखिए, सिक्योरिटी चैलेंज तो रहे हैं क्योंकि TTP वहाँ से जो अभी उनकी एक कार्रवाइयों में एक शिद्दत आई है, एक सीज़फायर का 1 महीने का ऐलान किया था, वो भी ख़त्म हो गया है। तो उसमें यकीन तौर पे ये कंसर्न्स तो होंगे कि अगर वहाँ से TTP के लोग बैठ के जो है वहाँ पे हमले करते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक तशवीश की बात है। लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के मसाइल है वो तो और भी गहरे हैं। खुद हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, जो एक लिहाज से जिसको इंटरनल जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो ही बहुत गहरे हैं। वो सिर्फ जो है वो TTP तो एक उसका एक रुख है और एक वजह है, लेकिन आप देखें कि मुल्क के अंदर जो है एक लिहाज से जो है जिसको इंतहा पसंदी कहते हैं, जो सेक्टेरियन इंतहा पसंदी कह लें, मजहबी इंतहा पसंदी कह लें, वो खुद पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो सिर्फ जो है यकीन तौर पे जो तब्दीली आई है अफ़गानिस्तान में उसका भी असर पड़ेगा। इन लोगों को जो एक लिहाज से जो इंतहा पसंद है उनको भी एक हद तक तक़वियत मिली है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत आई है उनकी, तो वो किस तरह से इस मसले के लिए करते हैं। अगर वो भी इस चीज़ को हवा देते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसान की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे। हुकूमत ने SMEs के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए एक नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस SME पॉलिसी के अंदर SMEs के लिए क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। छोटे कारोबार और दरमियाने दर्जे की सनतों को फरोग देने के लिए हुकूमत ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी SMEs पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और खुसरो बख्तियार ने इस हवाले से मीडिया टॉक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना था कि वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की तारीख में मरबूत SMEs पॉलिसी को मंजूर कर दिया है। पॉलिसी के तहत इंडस्ट्री को टैक्स जाएंगी और आसान शराइत पर बगैर जमानत कर्जे भी फराहम किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों। इसी तरह विमेन एंटरप्राइजेस के लिए 25% टैक्स में छूट दे दी गई है। सिंध हुकूमत से भी मेरी यही इल्तिजा है कि वो भी इसमें हिस्सा डालें। ये जो आज की एक कोशिश है जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज ने बड़ी इस पर मेहनत की है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, सब ने मिलकर इस पॉलिसी को तरतीब दिया है। हुकूमत की नई पॉलिसी का जायजा लिया जाए तो इस पॉलिसी के तहत 30,000 नए कारोबारों को 1 करोड़ रुपए तक बगैर जमानत कर्ज दिया जाएगा। अगर कारोबार में नुकसान होता है तो 40% हुकूमत और कमर्शियल बैंक बर्दाश्त करेंगे। SME के लिए 4,200 एकड़ अराजी वफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में मख्तस की गई है। हुकूमती ठेकों के अंदर भी SMEs को ठेका दिया जाएगा। SMEs के शोबे में खवातीन के लिए 25% टैक्स छूट दी गई है और स्मीडा के तहत 30 अरब रुपए का फंड मख्तस किया गया है। 80 करोड़ तक इंडस्ट्री को SMEs पॉलिसी की बरात हासिल होंगी। बिजनेस प्लान कमर्शियल बैंक्स देंगे। कमर्शियल बैंक 9% शरह सूद पर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। यकीनन नई पॉलिसी नौजवानों और खवातीन को कारोबार की जानिब मुतवज्जे करने का बेहतरीन इकदाम है, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी छोटी सनतों को फ़रोग देकर, जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको फ़रोग देकर तरक्की की है। किसी भी मुल्क की सनतें और माशी तरक्की में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें SMEs रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, क्योंकि ये सेक्टर मुल्क में सबसे ज़्यादा मुलाजमतें फराहम करता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 38 लाख से ज़ायद छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतें कायम हैं, जिनमें 8 लाख सनती यूनिट्स हैं, 12 लाख सर्विस सेक्टर, 18 लाख तिजारती और इसी तरह रिटेल दुकानें शामिल हैं। इन सनती यूनिट्स में 41% शहरी इलाके हैं, जबकि 59% ये सनतें देही इलाकों में कायम की गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान में SME सेक्टर ज़राई शोबे के अलावा 80% मुलाजमतें फराहम कर रहा है और GDP में इसका हिस्सा 40% है, जबकि दुनिया का अगर मुकाबला किया जाए तो दुनिया में SME सेक्टर का GDP में हिस्सा औसतन 55% है, यानी अभी भी पाकिस्तान दुनिया से पीछे है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में छोटे और दरमियाने दर्जे की ग्रोथ 8%,
एक्सपोर्ट्स में 10% और सर्विस सेक्टर में 10 सालाना है, जिसको हमें बढ़ाना होगा। और इसमें जो बढ़ोतरी है वो तभी मुमकिन है जब ये एसएमईज के लिए दिए गए प्लान्स इंप्लीमेंट भी हो सके, क्योंकि माजी में इस तरह के बहुत सारे प्लान्स आए हैं लेकिन शायद उनकी रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। मसला अमलदारी का है, मसला प्लान्स देने का नहीं है। अब हुकूमत ने एसएमईज के लिए एक प्लान तो जारी कर दिया है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि क्या ये प्लान काबिल अमल भी है, क्या इस पर अमल दरामद इन रियल सेंस हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके बाद ही रिक्वायर्ड रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइंस में हमजाद का तस्वर कब पूरा होगा, और इस हवाले से जो फेसबुक ने उसने अपना नाम मेटा किया। मेटावर्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो मुस्तकबिल में है, जो वे फॉरवर्ड है। ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। सऊदी अरब से आज एक खबर सामने आई कि अब ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए से हजर अस्वद को ना सिर्फ महसूस किया जा सकेगा बल्कि उसको बोसा भी दिया जा सकेगा। ये वर्चुअली होगा और ये डिजिटल दुनिया के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त सोशल मीडिया के रंग में रंग चुकी है। तेज़ी से दुनिया चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रिंसिपल्स कैसे बदल रहे हैं, ये कवानीन कैसे चेंज हो रहे हैं, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखते हैं। अब सवाल बहुत से दिनों में जो गर्दिश कर रहा है कि आने वाले दिनों में डिजिटल इनकलाब के बाद वो कौन सा टेक्नोलॉजी इनकलाब होगा जो कई सालों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इस डिजिटल इनकलाब के खदोखाल अब वाज़ेह होने लगे हैं और ये इनकलाब मेटावर्स की सूरत में हो सकता है। बरतानवी अखबार गार्डियन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी ने 3 अदवार देखे हैं। पहला दौर था जब कंप्यूटर आया और इसके इस्तेमाल से इंसानों के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा हुई। इसके बाद इंटरनेट का दौर आया और अब सोशल मीडिया का दौर है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। मगर अब सोशल मीडिया के बाद मेटावर्स इनकलाब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने जा रहा है। मेटावर्स एक ऑनलाइन दुनिया होगी जहां लोग एक वीआर हेडसेट के जरिए वर्चुअल माहौल में गेम खेलने के अलावा वहां काम और बातचीत कर सकेंगे। यानी अभी वर्चुअल रियलिटी के जरिए से आप गेमें तो खेलते हैं लेकिन आपको एक ऐसा माहौल में असर आएगा जिसमें आप लोगों से मुलाकातें कर सकेंगे, उनसे हाथ मिला सकेंगे और उसको महसूस कर सकेंगे। कुछ लोगों के ख्याल में मेटावर्स इंटरनेट का मुस्तकबिल है, जबकि आम लोगों के लिए महज वर्चुअल रियलिटी के बेहतर वर्जन की तरह का हो सकता है। ये वर्चुअल रियलिटी के तौर पर ही देखा जा रहा है और तसव्वुर है कि ये इतना फर्क पैदा कर सकता है कि जितना कि सन 1980 की दहाई के कम दर्जे के मोबाइल फोन और आज के दौर के स्मार्टफोन में मौजूद फर्क है। इस नई इजाद के बाद कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बजाय मेटावर्स की वर्चुअल दुनिया में जाने के लिए आपको एक हेडसेट इस्तेमाल करना होगा और इससे आप तमाम डिजिटल एनवायरनमेंट से राब्ता कायम कर सकेंगे। नए तकनीकी दौर में मेटावर्स यानी वर्चुअल दुनिया को नए मुमकिन टेक्नोलॉजी इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है। मेटावर्स को समझने के लिए एक हॉलीवुड मूवी थी सरोगेट्स, यानी उसमें हर शख्स अपना एक सरोगेट तैयार करेगा, एक रोबोट अपना एवेटर तैयार करेगा और उसको मार्केट में उतार देगा और उसको अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा होगा। यानी आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी बल्कि आपका सरोगेट, आपका क्लोन या आपका रोबोट मार्केट में होगा और वो प्रॉक्सी के तौर पे आपके अफ़ाल सरअंजाम दे रहा होगा। यानी ये भी तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी तेज़ी से मेटावर्स का इनकलाब आ रहा है अगले 5 से 10 सालों में ऐसे ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर वहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है मार्केट में जाने से तो आपका रोबोट डैमेज होगा, उसे चोट पहुँचेगी, आप घर में बिल्कुल सलामत रहेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए अपने किसी दोस्त से मुलाकात करना चाहते हैं और आप खुद पाकिस्तान में हैं तो आप इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर अपने उस दोस्त के साथ मुलाकात कर सकेंगे। और मुलाकात ऐसी नहीं होगी कि आप जूम या स्काइप के ऊपर उससे मुलाकात कर रहे हैं बल्कि रियल एनवायरनमेंट में उससे मुलाकात करेंगे। और फिर अगर आपको प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है तो प्रॉपर्टीज़ भी अब आपको ज़मीन पर खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि आप इंटरनेट पर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे होंगे। यानी मुख्तलिफ टाउन्स हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, अब वो सोसाइटीज़ और टाउन्स इंटरनेट पर बनने जा रहे हैं। यानी अब एक नई दुनिया कायम होने जा रही है जो मेटावर्स की दुनिया होगी और इंटरनेट के ऊपर आप रहकर वहाँ प्लॉट्स भी खरीदेंगे, वहाँ बंगले भी बनाएंगे, वहाँ पर गाड़ियाँ भी बनाएंगे और अपने एसेट्स अब इंटरनेट की दुनिया में बना रहे होंगे और इस तमाम तर एनवायरनमेंट को डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कंट्रोल कर रही होगी। अब आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसको जो थॉट्स के लोग हैं वो एक फितना भी करार दे रहे हैं कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने की बात हो रही है और जितनी तेज़ी से ये मामला आगे बढ़ रहा है दज्जाल का फितना उसके साथ इसको तशबीह दी जा रही है। बारकैफ क्या होने जा रहा है यकीनन इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।